नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी पर राज्य आंदोलनकारियों को किया गया नमन। सीएम धामी बोले, शहीदों के सपने पूरे कर रही है सरकार। देहरादून स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों से जनता परेशान। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का अजीब बयान। बोले, स्मार्ट शहर बनते ही रैंकिंग में पहले नंबर पर आएगा दून। मगर निर्माण कार्यों की डेडलाइन से इनकार। सेना में डिसेबिलिटी पेंशन के नए नियम पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। देश के सैनिकों के साथ बताया विश्वासघात। डिसेबिलिटी एलिमेंट खत्म करने को बताया छल। यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ जल्द पेश करेगी। कोर्ट में चार्जशीट दायर। आरोपियों के खिलाफ जुटाए गए कई अहम सबूत। कोर्ट ट्रायल पर टिकी सबकी निगाहें। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित शहीद स्थल भी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। रामपुर तिराहे कांड की 29वीं बरसी पर कांग्रेस ने भी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आज बड़ी शहादत का दिन है, जिनके बलिदान के चलते उत्तराखंड अलग राज्य बना। लंबे वक्त तक चली राज्य आंदोलन की इस लड़ाई में राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड को लेकर जो सपना देखा था, उसे 22 साल बाद भी साकार नहीं किया जा सका है। निश्चित ही मैं आज बहुत बड़ी शहादत का दिन भी है। हमारे वीरेंद्र जाति जो विधायक हों, मेरे प्रतिनिधि के तौर पर रामपुर तिराहा गए थे और उन्होंने अभी वहाँ से मुझे फ़ोन भी किया है। आप जब सुन रहे थे तो उन्हीं का फ़ोन था और उनको भी हम सब याद करते हैं कि बिना इन शहीदों की शहादत के ये राज्य बनना असंभव था। काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। हम अलग राज्य की मांग कर रहे थे और शहीदों की शहादत के बिना पर ये राज्य बना है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने वर्ष हो गए हैं राज्य बने हुए, अभी भी जिन संघर्षों को लेकर राज्य के गठन के लिए संघर्ष शुरू हुआ था, उनको प्राप्त करना अभी बाकी है। देहरादून के स्मार्ट बनने का सपना कब पूरा होगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हालात ये है कि तकरीबन पिछले 5 सालों से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन अब भी राज्य के शहरी विकास मंत्री कहते हैं कि अभी देहरादून स्मार्ट बना कहाँ है। अब ऐसे में ये कौन बताएगा कि आखिर देहरादून के स्मार्ट बनने की डेडलाइन क्या है। इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर कब देहरादून बनेगा स्मार्ट शहर, मंत्री जी को भी नहीं पता डेडलाइन। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का अजीब बयान। अभी देहरादून स्मार्ट कहां बना है, रैंकिंग में न आने के सवाल पर दिया बयान। लेकिन अभी जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो रैंकिंग में भी हम आएंगे। देहरादून की जनता पिछले तकरीबन 5 सालों से स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस अव्यवस्था को झेल रही है, वो कब दूर होगी, ये या तो वो खुद जाने या फिर खुदा जाने। क्योंकि शहरी विकास विभाग के मंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि उन्हें पता ही नहीं कि दून स्मार्ट सिटी परियोजना आखिर कब तक पूरी होगी। दरअसल दून वासियों को स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया। शहर के एक हिस्से को स्मार्ट बना देने का वादा किया गया। भारी भरकम बजट अलॉट हुआ और धूमधाम से काम शुरू हुआ। लेकिन सरकारी मशीनरी अपनी आदतों से बाज आए तो कैसे। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को पिछले 5 सालों में मिली खुदी हुई सड़कें, धूल गुब्बार और स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यों के चलते अव्यवस्थाओं का अंबार। फिलहाल यही मानो देहरादून के लोगों को मिला स्मार्ट उपहार। पिछले 5 साल से चल रहे देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों से जनता बदहाल है, मगर शायद आम जनता की इन परेशानियों से और शहर में
सालों से चल रहे निर्माण कार्यों की वजह से आज राजधानी की जो बदहाल व्यवस्था है, उससे ना तो सरकार को कोई सरोकार है और न ही किसी अधिकारी को। हालात ये है कि निठल्ले सिस्टम की मेहरबानी से देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मिलने वाली रैंकिंग में फिसल चुका है। कभी नंबर 3 पर आ रहा देहरादून अब चर्चा के लायक रैंकिंग में भी नहीं बना। उस पर जब रैंकिंग में आने की वजह सूबे के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। हमारा काम चल रहा है, अभी स्मार्ट सिटी का काम पूरा नहीं हुआ है और जब काम कहीं चलता है तो उसमें रैंकिंग आने का, हालांकि ये बात तो ठीक है, पहले से हमने सुधार लाया है, लेकिन अभी जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो रैंकिंग में भी हम आएंगे, क्योंकि अभी हम सभी काम हमारे ज़्यादातर काम जो हो चुके हैं उसके अलावा जो बचे हैं, जो इस प्रकार के काम है जिस पे लोगों की एक सीधी सी निगाह रहती है, सब काम नहीं हुआ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द हम जब ये काम पूरा करेंगे तो रैंकिंग की स्थिति में भी हम आएंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनने से पहले ही लिस्ट में नाम कैसे आ जाएगा। अब मंत्री जी से कौन पूछे कि आखिर 2020 में देहरादून स्मार्ट सिटी रैंकिंग में तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया था, कैसे उसे अवार्ड मिल गया था। ऐसे में सवाल सीधे तौर पर शहरी विकास विभाग की अगुवाई कर रहे मंत्री जी पर ही क्यों न उठे। मंत्री जी को पता ही नहीं कि परियोजना में अच्छा प्रदर्शन करने की भी रैंकिंग होती है। क्या शहरी विकास विभाग की हेला हवाले की वजह से भी स्मार्ट सिटी का काम सुस्त रफ्तार से चल रहा है? क्या शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि समय रहते स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो जाए? और अगर स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य समय रहते पूरा होता तो क्या उसमें शहरी विकास विभाग की वाहवाही नहीं होती? मंत्री जी के बयान से तो यही लगता है कि उन्हें उनके अधिकारी सिर्फ खुदी हुई नालियां और गड्ढों के पास फोटो और वीडियो बनवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। उन्हें परियोजना के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। सवाल यहाँ ये भी है कि जब मंत्री जी को ही परियोजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो फिर स्मार्ट सिटी का क्या होगा, ये ऊपर वाला ही जाने। प्रदेश भर के साथ राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देगी। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में वृक्षारोपण भी किया, साथ ही राष्ट्र के जननायकों के मूल्य सिद्धांतों को भी याद किया गया। करण महारा ने कहा कि राजनीति में आने वाला नया युग लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए गए मार्ग पर चलने वाले युवाओं का होगा। को और लाल बहादुर शास्त्री दोनों को हम लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जिस तरीके के चैलेंजेस सोसाइटी को हैं, देश को हैं, उसका एक ही उपाय है कि हम गांधी के रास्ते पे चलते हुए, लाल बहादुर शास्त्री के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए अपने देश को सुरक्षित कर सके। जिस तरीके से बॉर्डर्स आज सुरक्षित है और किसान असुरक्षित है, हमारे फौज असुरक्षित है। एक तरफ किसान आंदोलन में 700 किसान मर जाते हैं और एक मंत्री के पुत्र की गाड़ी के नीचे कुचलकर 5 किसानों की हत्या हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नई पेंशन पॉलिसी को लेकर देश के सैनिकों के साथ विश्वासघात बताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पहले 1 रैंक 1 पेंशन के जरिए सैनिकों को ठगने का काम किया गया और अब डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर सैनिकों के साथ छल किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि कांग्रेस सैनिक प्रधान प्रदेश उत्तराखंड में सैनिकों के इस मामले पर चर्चा करेगी। लोगों को इसके नुकसान के बारे में भी बताया जाएगा। देखिए, पूरी तरीके से धोखा दिया है। सेम रैंक सेम पेंशन में जहां जेसीओज में और ऑफिसर्स में बहुत बड़ा फ़र्क है, नीचे के जो सिपाही हैं, नायक हैं, लैंस नायक हैं, सूबेदार हैं, उन लोगों की पेंशन्स में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें और ऑफिसर्स में बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसको पाटने की बात राहुल जी और खड़गे जी ने कही है। उन्होंने कहा कि ये धोखा है सेना के साथ। इसको बड़े रूप में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उठाएगी और उत्तराखंड तो क्योंकि सैन्य प्रधान देश है, प्रदेश है, तो ऐसे में यहाँ पूर्व सैनिकों के बीच में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है। आप सब कुछ मिटा देना चाहते हैं। आपने पहले ओल्ड पेंशन स्कीम हटा दी, यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनका शोषण किया, दोहन किया, जब वो काम करने लायक थे उनसे खूब काम लिया और उसके बाद उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया एनपीएस के तहत। अब आप सैनिकों के पीछे हाथ धोके पड़ गए। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोरने वाला पेपर लीक मामले की अब जांच अंतिम चरण पर है। एसटीएफ इसी महीने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट में एसटीएफ ने आरोपियों से जुड़े कई अहम सबूत शामिल किए हैं। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको।
उत्तराखंड में भर्ती घोटाला वो मामला है जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए थे। 1 साल पहले भर्तियों में हुई धांधली के राज से उठे पर्दे ने 63 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। एसटीएफ इस महीने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल करेगा। अंतिम दौर में चल रही एसटीएफ की जांच में आरोपियों के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं, जिन्हें चार्जशीट में दाखिल किया जाएगा। भर्ती घोटाले में एसटीएफ की गिरफ्त में 63 आरोपी है। एसटीएफ के हाथ वो पेन ड्राइव भी लगी है जिससे पेपर को यूके SSSC के मेन कंप्यूटर से बाहर निकाला गया था। एसटीएफ ने अलग अलग आरोपियों से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं जो नकलचियों ने आरोपियों को दिए हैं। एसटीएफ ने पूरे मामले में 200 नकलचियों को चिन्हित कर बयान भी दर्ज किए हैं। करीब 60 आरोपियों के बयान कोर्ट में जज के सामने दर्ज कराए गए। एसटीएफ ने कुछ आरोपियों से चेक भी बरामद किए हैं। नकलचियों को नकल करवाने वाली जगहों को भी एसटीएफ ने चिन्हित किया है। चिन्हित जगह में भर्ती किंग हाकम सिंह का देहरादून में, रायपुर में मौजूद घर है, हरिद्वार और रुड़की में मौजूद कोचिंग सेंटर है, रामनगर में रिजॉर्ट है और बिजनौर में केंद्रपाल का भी घर है, जिन्हें चिन्हित किया गया है। भर्ती घोटालों के आकाओं ने राज्य के 4 परीक्षा को गैंग बनाकर लीक किया था। सचिवालय सुरक्षा गार्ड के 33 पद, स्नातक स्तरीय परीक्षा के 916 पद, ग्राम विकास अधिकारी के 196 पद, वन दरोगा भर्ती के 316 पद थे। एसटीएफ द्वारा पकड़े गए 63 आरोपियों में से 24 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। एक्ट के तहत 9 आरोपियों की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया और जो अन्य आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी पर अटैच की कार्रवाई जारी है। देखिए, यूके SSSC से संबंधित 5 अभियोगों की इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ के द्वारा की जा रही है और ये सारी इन्वेस्टिगेशंस एडवांस स्टेजेस में हैं। इसमें से जो गैंगस्टर एक्ट था उसमें चार्जशीट ऑलरेडी लास्ट मंथ हमने फाइल कर दी है और बाकी जो केसेस की इन्वेस्टिगेशन है वो एडवांस स्टेज में है और होपफुली बहुत जल्दी इनको कंप्लीट करके इसमें फाइनल चार्जशीट लगा दी जाएगी। इस पूरे मामले में अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है क्योंकि ये वो मामला है जिसने सरकार की साख पर दाग लगाने का काम किया, साथ ही हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। राजधानी देहरादून में नगर निगम ने सिटीजन ऐप की शुरुआत कर बुजुर्गों को सहूलियत दी है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस सिटीजन ऐप के जरिए बुजुर्ग अब घर बैठे हाउस टैक्स जमा करवाने के अलावा सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों से संबंधित अन्य कई शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। आप इस ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सिटीजन ऐप से जो है जो लोगों को अपनी शिकायत के लिए अपने नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, ऐप के माध्यम से चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे उनको जो है ये सुविधा मिलेगी। इसलिए इस ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। वहीं भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गांधी जयंती के मौके पर आयुष्मान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ ही क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश ने भी शिरकत की। सभा रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। साथ ही मौजूद लोगों ने अंगदान को लेकर भी संकल्प लिया है। आपको बता दें कि सभा के जरिए लोगों को आयुष्मान कार्ड के लाभ भी बताए गए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड के हर नागरिक को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सके। कार्यक्रम में शामिल हुए क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश ने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की है। उन्होंने ये भी घोषणा की इसके बाद मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बन पाया है। अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसका फायदा 106 गांव को मिलेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आयुष्मान सभा का करने के लिए आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त करने का अभियान सरकार चला रही है और आयुष्मान कार्ड के लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को जागरूक करने की योजना के बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। पूरे प्रदेश में हम लोग आयुष्मान सभा का आयोजन कर रहे हैं, हर सीसी में, पीएससी में, हर ग्राम सभा में, हर वार्ड में। और लक्ष्य यह है कि जहां 100% आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे उसको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। दूसरा टारगेट यह है कि जिस गांव या कस्बे में 100% लोगों का टीबी का इलाज हो जाएगा उसको टीबी मुक्त वार्ड और टीबी मुक्त गांव बनाने का टारगेट बनाया गया। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र झबरेड़ा थाना क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं। आलम यह है कि खनन माफिया पनियाला और लाठर देवा शेख के जंगलों से दिन के उजाले में भी खनन कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में धड़ल्ले से खनन सामग्री को लाद कर ले जाया जा रहा है और इन खनन माफिया की करतूत से प्रशासन बेखबर है। मामले की जानकारी जब नायब तहसीलदार को दी गई तो उन्होंने भी कार्रवाई करने की बात कही है। आपके द्वारा जानकारी दी गई कि लोगों के खेत से मिट्टी उठाई जा रही है
किसी व्यक्ति द्वारा इस तरीके की किसी भी कृषक द्वारा जानकारी नहीं दी कि हमारे खेत से कोई चोरी से मिट्टी का खुदान कर रहा है, मिट्टी उठा के ले जा रहा है। फिर भी हम उसकी जांच करा रहे हैं क्या है प्रकरण। यदि किसी ने अवैध रूप से मिट्टी उठाई होगी बिना अनुमति के तो उसके खिलाफ नियम अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। गदरपुर के ग्राम कुल्हा में रहने वाले तनुजा पांडे ने विद्यालय शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है और क्षेत्र का नाम भी रोशन किया। तनुजा की इस कामयाबी से उनके स्कूल में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि तनुजा पांडे राजकीय उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8 की छात्रा है। तनुजा ने आने वाले दिनों में राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में उत्तराखंड की प्रतिनिधित्व करेगी। पूर्व शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने भी तनुजा की इस कामयाबी पर उन्हें बधाई दी है। जो हमारी लड़की है तनुजा पांडे हमारे विद्यालय की, जब ये कक्षा 6 में से एडमिशन लिया तो तभी से हमें लग रहा था कि बच्चे बहुत होशियार हैं और खेल में भी विद्यालय स्तर पर जो खेल होते थे उसमें भी ये फर्स्ट आते थे और पढ़ाई में भी ऐसा नहीं सर मतलब गेम्स में ही ये फर्स्ट है, ये पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आते हैं इसके। और इस लड़की ने ब्लॉक लेवल में भी अच्छा स्थान प्राप्त किया है। जो खेलों की दुनिया में अपना भविष्य तराशने में लगे हुए हैं, ऐसे बच्चों को, बेटियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि भगवान उनको खूब सफलता दे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी उनको शुभकामना है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।